नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। स्वागत है आपका बिहार विधानसभा चुनाव 2015 में। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में मुस्लिम वोटों की उम्मीद पाली हुई है। इसके लिए वह मेहनत भी कर रही है। हालांकि जिस तरह का ध्रुवीकरण बिहार में बनता लगता है, उसमें यह खामोखयाली भी हो सकती है। फिर भी भाजपा की कोशिश गंभीर है। ओवैसी की पार्टी बिहार के चुनाव में कूद सकती है। उधर साबिर अली भाजपा में शामिल हुए हैं। भाजपा के पुराने चेहरे शाहनवाज हुसैन की अलग भागदौड़ है। पार्टी में ख्याल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा का असर होगा। दुनिया की तीसरी बड़ी मस्जिद में उनके जाने का प्रभाव होना है। दरअसल भाजपा दिल्ली की तरह के ध्रुवीकरण को लेकर चिंता में है। दिल्ली में मुस्लिम मतदाताओं ने आम आदमी पार्टी को एकमुश्त वोट दिया था। राजद, जदयू और कांग्रेस के पक्ष में वैसे ध्रुवीकरण को रोकने के लिए भाजपा मुस्लिम मतदाताओं में कई तरह से काम करेगी। बहरहाल अब आज के प्रोग्राम का आगे का ब्यौरा अजीत द्विवेदी से जानें। नमस्कार, मैं हूं अजीत द्विवेदी। भारतीय जनता पार्टी की मुस्लिम वोट लुभाने की कोशिश कितनी कारगर होगी, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। लेकिन इसमें संदेह नहीं है कि भाजपा के प्रति अल्पसंख्यक मतदाताओं में खिलाफत का वैसा भाव नहीं है जैसा पहले हुआ करता था। हालांकि इसके बावजूद भाजपा को अल्पसंख्यक वोट शायद ही मिलेंगे, पर उसकी सहयोगी पार्टियों को इसका फायदा हो सकता है। लोजपा, हम और रालोसपा को कुछ इलाकों में अल्पसंख्यक वोट मिल सकते हैं। इस पर चर्चा करें, उससे पहले गौर करें इन सियासी चुनावी सुर्खियों पर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार को 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देने के प्रधानमंत्री के ऐलान को छलावा बताते हुए कहा कि ये परियों की कहानी जैसा है। उन्होंने कहा कि इस पैकेज में 1,08,000 करोड़ रुपए पुरानी परियोजनाओं के हैं। नीतीश कुमार ने आज कहा कि प्रधानमंत्री के पैकेज में सिर्फ 10,500 करोड़ रुपए की नई घोषणा है। देश में अच्छे दिन आने के बारे में नीतीश ने कहा कि उन्होंने कई बार आंकड़ों के सहारे बताया है कि इस देश के सिर्फ चंद घरानों के अच्छे दिन आए हैं। बाकी आम लोग जिस अच्छे दिन का इंतजार कर रहे थे, उनकी उम्मीदों पर यह कहकर पानी फेर दिया गया है कि ऐसा कुछ कहा ही नहीं गया था। नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव के समय जो भी वादे किए गए थे वो उससे एक एक करके मुकर जाएंगे। उन्होंने दावा किया कि पैकेज के जरिए झांसा देने की कोशिश की गई है, लेकिन बिहार के लोग झांसे में नहीं आएंगे। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने आरोप लगाया है कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद प्रधानमंत्री की ओर से घोषित 1.25 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज को लागू नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसमें मीन मेख निकाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये दोनों नेता इस विशाल पैकेज को लागू करने में सक्षम नहीं हैं, इसलिए राज्य में अब ऐसी सरकार चाहिए जो ईमानदारी से इस पैकेज को लागू करे। उन्होंने प्रधानमंत्री की ओर से घोषित पैकेज की बारीकियां बताई और कहा कि नीतीश कुमार यूपीए की सरकार रहते केंद्र से कुछ हासिल नहीं कर पाए, जबकि एनडीए सरकार के दिए पैकेज से बिहार की तकदीर बदल जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री और राजद प्रमुख लालू प्रसाद ने केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार महंगाई नहीं रोक पा रही है और उसने दालों से लेकर प्याज तक हर चीज की महंगाई बढ़ाती है। उन्होंने ये भी कहा कि देश की कुछ ताकतें मंडल आयोग की प्रासंगिकता को खत्म करना चाहती हैं, जबकि इसकी सिफारिशों में कई चीजों को अभी लागू किया जाना बाकी है। उन्होंने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि ये सिर्फ एक मुखौटा है, असली पार्टी आरएसएस है। अब पेश है चुनावी सरगर्मी के बीच पार्टियों और नेताओं के बारे में इधर उधर से छांटी गई कानाफूसी। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में कई अनोखी बातें हो रही हैं। इस बार का चुनाव जितना बिहार में लड़ा जा रहा है, उतना ही बिहार से बाहर भी लड़ा जा रहा है। भाजपा और जदयू दोनों गठबंधन के नेता बिहार के बाहर भी प्रचार में लगे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुंबई में बिहार के लोगों से मिले और दिल्ली में उन्होंने एक के बाद एक 2 कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। बिहार फाउंडेशन का एक कार्यक्रम हुआ तो दूसरा दिल्ली सरकार ने भोजपुरी मैथिली अकादमी की ओर से कराया। इसी तरह भाजपा के नेता दिल्ली से लेकर सूरत तक प्रचार कर रहे हैं। भाजपा सांसद और मशहूर भोजपुरी गायक मनोज तिवारी
तिवारी ने 22 अगस्त को सूरत में प्रवासी बिहारियों के एक बड़े कार्यक्रम में हिस्सा लिया। रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। मनोज तिवारी ने बिहार के लोगों से कहा कि वो बिहार चले या फोन करके अपने रिश्तेदारों को भाजपा के पक्ष में वोट डालने के लिए कहें। लोकसभा में इसी तरह प्रवासी भारतीयों ने भाजपा का प्रचार किया था। भाजपा और जदयू गठबंधन की पार्टियां अभी सीट बंटवारे और टिकट तय करने में उलझी हुई हैं। इसीलिए घोषणा पत्र के मसले पर विचार विमर्श शुरू नहीं हुआ। लेकिन गठबंधन से जुड़ी पार्टियों के जानकार सूत्रों का कहना है कि सभी पार्टियां अपना अपना घोषणा पत्र जारी करेंगी। किसी भी गठबंधन का एक साझा घोषणा पत्र या साझा कार्यक्रम नहीं होगा। हालांकि पहले एनडीए का एक साझा घोषणा पत्र जारी करने की बात हो रही थी। अगर ऐसा होता है तब भी एनडीए से जुड़ी पार्टियां अलग ही अपना घोषणा पत्र जारी करेंगी। सत्तारूढ़ जनता दल यू का गठबंधन इस मामले में अलग है। बिहार का गठबंधन कांग्रेस नेतृत्व वाले यूपीए से अलग है, इसलिए भी इसमें साझा घोषणा पत्र की संभावना नहीं है। कांग्रेस अपना अलग घोषणा पत्र जारी करेगी और राजद जदयू भी अलग अलग जारी करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी सरकार की ओर से 2025 के लिए जो दृष्टि पत्र जारी किया है वही उनकी पार्टी का घोषणा पत्र हो सकता है। अब एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद भाजपा की अल्पसंख्यक वोट हासिल करने की कोशिशों पर चर्चा करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भाजपा ने सत्ता में आने के बाद कई ऐसी पहल की है जिससे यह जाहिर हुआ है कि वह अल्पसंख्यक समुदाय तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। राज्यसभा सांसद रहे साबिर अली को पार्टी में लिया गया है तो एमजे अकबर को झारखंड से राज्यसभा में भेजा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अबू धाबी की मस्जिद में गए और संयुक्त अरब अमीरात के साथ आतंकवाद पर समझौता किया। कुल मिलाकर भाजपा की कोशिश अपने विरोध में ध्रुवीकरण रोकने की है। इस पर आज हमने हाल ही में भाजपा में शामिल हुए पूर्व सांसद साबिर अली से बात की है। साबिर अली साहब, बीजेपी ने किसी एक बड़ी योजना के तहत ऐसा माना जा रहा है कि आपको पार्टी में लिया है। आप भी एक बड़े प्लान और एक बड़ी योजना के तहत पार्टी में गए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि नरेंद्र मोदी और पूरी भारतीय जनता पार्टी इस कोशिश में है कि जो माइनॉरिटी का वोट है वो उस तरह का पोलराइजेशन नहीं हो जैसा दिल्ली में हुआ या दूसरी कई जगह होता है। बीजेपी को वो अपना दुश्मन न माने, इसकी कई कोशिश हो रही है। उसकी एक कोशिश ये उसी का एक नतीजा है कि आप फिर पार्टी में आए हैं। तो आप क्या देख रहे हैं कि इसके क्या फायदे और क्या स्थिति आगे बन रही है बिहार में? जब मैं भारतीय जनता पार्टी में जाने से पहले जो मैं समझा वो ये था कि इस पार्टी की कोशिश है कि सब धर्म को, सब समाज को जोड़कर ये एक पार्टी की व्यापक रूप जो बननी चाहिए और उसका प्रयास वो करते रहें। उसका एक कड़ी जरूर हो सकता है कि भाई सिर्फ मैं ही नहीं और भी लीडरान को भारतीय जनता पार्टी में वेलकम किया गया। मेरे साथ दुर्भाग्यपूर्ण कुछ स्थिति परिस्थिति पैदा हो गई कि हमारे आने में विलंब हुआ, लेकिन लगातार 2014 से मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता रहा हुआ। भारतीय जनता पार्टी का डर दिखाकर वो पार्टियां जो अपने आप को सेकुलर कहती हैं, सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी, जो खाई पैदा कर दी हैं, वो इस देश के लिए, समाज के लिए, हम सबों के लिए और तरक्की के लिए नुकसानदेह है। तो इस लोकसभा चुनाव में क्या योजना है आपकी? इस विधानसभा बिहार विधानसभा चुनाव में आज की तारीख में कम से कम 20% एंड अबव लोग भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की अगुवाई में वोट देने के लिए तैयार है। और मैं आज आपको कहता हूं कि किसी भी आदमी को लगा दे कि कम से कम 1 से 1.5 लाख लोगों को 1:1 1 by 1 मैंने बात की है लोगों से, किसी ने अब भारतीय जनता पार्टी को उस निगाह से नहीं देखा जो अनटचेबल कहा जाता था। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि जो माइनॉरिटी का वोट है उसमें 20% बीजेपी की तरफ जाने को तैयार है? मुसलमानों में एक उत्साह है और जो डर की माहौल तकरीबन कई दशक से बनाई गई थी वो माहौल बिल्कुल छटने लगा है। और मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई देगा, इसकी मुझे पूरी उम्मीद है। आमतौर पर यह माना जा रहा है, जैसे इस बार बिहार के चुनाव में खासतौर से इसको माना जा रहा है कि वहाँ आमने सामने की लड़ाई है। जो एक सेकुलर गठबंधन है, जो राष्ट्रीय जनता दल यू कांग्रेस का, उसकी सीधी लड़ाई भाजपा गठबंधन से है। तो इस बार कोई कंफ्यूजन नहीं है। मतलब जैसे लोकसभा में कंफ्यूजन था कि कांग्रेस और राजद एक साथ थे और जनता दल यू अलग थी, तो एक कंफ्यूजन था वोट बंटने का, तो अल्पसंख्यक वोट भी कुछ बटे जिसका भाजपा को फायदा हुआ। इस बार वैसी कोई गुंजाइश नहीं है। इसके बावजूद आप कह रहे हैं कि पोलराइजेशन उस तरह का नहीं होगा। आज मुस्लिम समाज भी जो पढ़ा लिखा तबका नहीं था वो भी टेलीविजन देख रहा है, मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है, तो उससे समझ में बहुत परिवर्तन आया है। और आने वाले दिनों में वो ये देख रहा है कि जो ये लोगों ने 25 साल नीतीश जी की अगुवाई में 10 साल रहा, 8 साल उसमें भारतीय जनता पार्टी थी, उस वक्त भी ऐसा कोई
नीतीश जी ने कोई ऐसा काम नहीं किया जो मुसलमानों को एक अपने दिल के तसल्ली के लिए भी ये सोच ले कि ये लोग जो कहते हैं वो करते हैं। लालू जी को 20 साल मुसलमानों ने एक तरफा वोट दिया, चाहे वो नीतीश जी थे नहीं, कांग्रेस उससे गायब हो गई, उसके बावजूद इन लोग नहीं, और कोई और भी ताकत मिलकर अगर एक हो जाए तब मुसलमान इनके बहकावे में नहीं जाना। ये लोग क्या समझते हैं, मुसलमान इनका बधुआ मजदूर है, बोरी में रखा हुआ है, वोट आया खोल दो, वोट दिला दो, फिर उसमें बंद कर दो। अब ये लोग समझने लगे हैं। हम लोगों को बहुत मेहनत करने की अब जरूरत नहीं पड़ रही, सिर्फ ये है कि उन बातों को उनके पास सच्चाई से पहुंचा दिया जाए। जिस तरह से आपको लेकर के कंट्रोवर्सी थी, इसके बावजूद उन्होंने स्वागत किया, आपका पूरी पार्टी ने किया। फिर असदुद्दीन ओवैसी को वहां किशनगंज में उनकी सभा हुई, माना जा रहा है कि बीजेपी उसके पीछे है। अभी प्रधानमंत्री जी गए दुबई, वहां वो मस्जिद में भी गए, उसको भी माना जा रहा है बिहार चुनाव से जोड़ा जा रहा है। तो ये माना जा रहा है कि बीजेपी बहुत डेस्परेट है कि किसी तरह से उस पोलराइजेशन को रोका जाए। जब भी कोई रूलिंग पार्टी देश की होती है तो उसकी ये जिम्मेदारी है, और ये जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी जी बखूबी निभा रहे हैं। तो वो जब भी उन्होंने भाषण की शुरुआत 125 करोड़ से की, उसमें हर समाज, हर जात, हर वर्ग, हर मजहब उसमें इंक्लूडेड है। तो इसको प्रैक्टिकल रूप में साथ लाने का जो प्रयास है नरेंद्र मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी के उनके वर्करों का, ये सराहनीय है और ये कामयाबी की तरफ बढ़ रहा है। मंजिल जो है बहुत दूर नहीं है। और जो पोलराइजेशन की बात है, कल की रिपोर्ट मैं जी न्यूज का देख रहा था, जी न्यूज की 4600 की जो सिंपल था, उसमें 21% लोगों ने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में वोट दूंगा। नरेंद्र मोदी जी ने एक भरोसा बनाने की कोशिश की है, वो भरोसा और बनेगा अगर कोई आप खास तौर से उस कम्युनिटी के लिए, मुस्लिम समाज के लिए करते हैं, जिसमें ये आता है कि चुनाव नजदीक है, आप कितनी टिकटें देंगे उनको कैंपेन में उनका क्या रोल बनता है उन नेताओं का। इस लेवल पर जो व्यावहारिक बात है, सैद्धांतिक बातें आपकी ठीक है, व्यावहारिक राजनीति में आप इसको कैसे करेंगे? देखिए, जब कोई बात सच होती है और लोगों को कही जाए तो उसको स्वीकार करने में बहुत विलंब नहीं होता है, बहुत देरी नहीं होती है। तो भारतीय जनता पार्टी ने सच जो कहा है उसको सच्चाई जमीन पर उतार रही है। इसलिए लोगों के पास जाके अपनी बात कहने में हम लोग भी बिल्कुल ईमानदारी के साथ और डट के और पूरा एकदम जहन खोल के बात करते हैं, तो लोगों को समझ रहा है, और मैं समझता हूँ समझ में आ रहा है, और पहल जो हो रही है उसका परिणाम भी सामने दिखाई दे रहा है। कैंपेन में चाहे आप हो, शाहनवाज जी हो, या अभी झारखंड से एमजे अकबर साहब को राज्यसभा में ले आया गया, कैंपेन में आप लोगों का क्या रोल बन रहा है बीजेपी के कैंपेन? ये सच है कि नीतीश कुमार जी ने 15 साल नहीं, जब से 92 से उनके अलग हुए और 2015 के शुरू तक लगातार लालू यादव के एक एक कारनामों को, कोई ऐसा स्टेज, कोई ऐसा डायस नहीं है जो नहीं कहा, और अपने लिए किसी और का उनका उसमें ये नहीं था। इनकी सत्ता बची रहे, उसमें मुसलमानों की कहाँ भागीदारी है? आप बता दें कि नीतीश कुमार या लालू यादव इस 25 साल में एक ऐसे लीडर को प्लेटफॉर्म पर रख दिया हो जिसके जुबान में वो ताकत हो कि लालू यादव और नीतीश कुमार के पास अपने लीडरों के पास अपनी बात कह सके। अच्छा, मतलब आपकी भूमिका फिर ये होगी कि इन 25 सालों में इन दो नेताओं ने कुछ नहीं किया अल्पसंख्यक समाज के लिए, इसकी पोल खोलनी है? नहीं, पोल खोलने के साथ पोल भी खोलनी है। दूसरी बात यह है कि जो दरारें ये लोगों ने पाट रखी थी, जो इसमें दरार पैदा कर दिया था, जो इस देश हित में, समाज हित में, हमारे हक में, दूसरे के हक में जो बहुत ये जहर का काम कर रहा था, ये पाटने की जरूरत है। जब देश या प्रदेश उसी वक्त तरक्की कर सकता है कि उस समाज के, उस प्रदेश में रहने वाला हर जाति, हर वर्ग एक साथ एक स्पीड से चले, तो वो प्रदेश बहुत ज्यादा तरक्की कर सकता है। कई लोग इस बात को मान रहे हैं कि अगर पोलराइजेशन होता है कम्युनल लाइन पर, तो वो बीजेपी को ज्यादा फायदा देगा बनिस्बत इसके कि वो अपना कोई सेकुलर चेहरा दिखाने की कोशिश करे। पोलराइज करने और कराने की जो मानसिकता है, ये दूसरे लोग कहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अब मुस्लिम वोट पोलराइजर उनके पक्ष में नहीं होगा। अब वो लोग इस तरह की बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा चाहती है। भारतीय जनता पार्टी की ऐसी मानसिकता आज के तारीख में तो मुझे दिखाई नहीं देता। तो जो कंट्रोवर्सी आपके लोकसभा चुनाव के समय आने को लेकर के थी, वो अब पूरी तरह से खत्म हो गई है? आप पार्टी को पूरी तरह से स्वीकार्य हैं? बिल्कुल, अगर नहीं स्वीकार होता तो मैं पार्टी में दोबारा मेरा री एंट्री नहीं होता। अब आगे लॉन्ग टर्म में आप अपनी क्या भूमिका देख रहे हैं? मैं अगर लॉन्ग टर्म में इस भूमिका में भारतीय जनता पार्टी के एज ए बेहतरीन वर्कर अपने आप को साबित करने का पूरी कोशिश करूंगा, और अगर नहीं होता तो 1.5 साल में भारतीय जनता पार्टी के लिए 1.5 साल री एंट्री का इंतजार नहीं करता। साबिर अली साहब, हमारे साथ बातचीत करने की बहुत बहुत धन्यवाद। अब फिर एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद बिहार की राजनीतिक तस्वीर बताने वाले कुछ आंकड़ों पर नजर डालेंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बिहार के कुछ इलाकों में मुस्लिम वोटों का जबरदस्त असर होना है। 2010 के विधानसभा चुनाव में 74 सीटों पर किसी न किसी बड़ी पार्टी का मुस्लिम उम्मीदवार उतरा था। कई सीटों पर 2 या 3 मुस्लिम उम्मीदवार थे। उत्तर बिहार से लेकर मिथिलांचल और कोशी तक करीब 1.5 दर्जन सीटों पर बड़ी पार्टियों के 2 मुस्लिम उम्मीदवार लड़े थे और ज्यादातर पर उनकी हार हुई थी। इस बार शायद ऐसा नहीं होगा और इससे राजनीतिक गणित बहुत बदलेगा। सो आज हम आपको ऐसी सीटों के बारे में बताएंगे जहां 2 मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव लड़े थे। बिहार में पिछले विधानसभा चुनाव में वैसे तो कई सीटों पर 3 या उससे ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवार खड़े हुए थे, लेकिन 6 सीटें ऐसी हैं जिन पर चुनाव लड़ रही बड़ी पार्टियों के मुस्लिम उम्मीदवार खड़े हुए थे। इनमें से 3 सीटों पर वोटों के बंटवारे का खामियाजा भुगतना पड़ा। बड़ी पार्टियों के तीनों मुस्लिम उम्मीदवार हार गए, जबकि 3 सीटों पर 3 बड़ी पार्टियों के मुस्लिम उम्मीदवार होने के बावजूद कोई चौथा बाजी नहीं मार सका। ये तीनों सीटें पूर्णिया प्रमंडल के किशनगंज की हैं। हाल में जारी धार्मिक आबादी के आंकड़ों के मुताबिक किशनगंज में मुस्लिम आबादी 63% के करीब है। पूर्णिया प्रमंडल के बाकी 3 जिलों कटिहार, अररिया और पूर्णिया में भी मुस्लिम आबादी 40% के करीब है। बहरहाल पूर्णिया प्रमंडल की 3 सीटों बहादुरगंज, कोचाधामन और अमौर पर चुनाव लड़ रही सभी बड़ी पार्टियों ने मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे। बहादुरगंज में 16 उम्मीदवार चुनाव लड़े थे, जिसमें सिर्फ 5 हिंदू उम्मीदवार थे, बाकी सभी 11 मुस्लिम उम्मीदवार थे। कांग्रेस के मोहम्मद तौसीफ आलम ने यह सीट जीती थी। जदयू के मसावर आलम दूसरे स्थान पर रहे थे। हैरानी की बात है कि राजद उम्मीदवार मोहम्मद मंजर नैमी को सिर्फ 5000 वोट मिले और वे 6ठे स्थान पर थे। इस तरह कोचाधामन सीट पर 15 उम्मीदवार थे, जिसमें से 5 हिंदू उम्मीदवार थे और 11 मुस्लिम उम्मीदवार थे। सबसे ज्यादा सीट हासिल करने वाले 5 उम्मीदवार मुस्लिम थे। राजद के अख्तर उल ईमान इस सीट पर जीते थे। दूसरे नंबर पर जदयू के मुजाहिद आलम थे। तीसरे पर कांग्रेस और चौथे पर एनसीपी का उम्मीदवार रहा। अमौर सीट पर 3 बड़ी पार्टियों के उम्मीदवार मुस्लिम थे, जिनमें से भाजपा के सबा जफर ने बाजी मारी। उन्होंने कांग्रेस के अब्दुल जलील मस्तान को हराया। तीसरे नंबर पर राजद के बाबर आजम रहे थे। इसी इलाके के बैसी सीट पर मुस्लिम वोटों के बंटवारे के कारण भाजपा का उम्मीदवार जीत गया। इस सीट पर भाजपा के संतोष कुमार को 39,000 वोट मिले थे। उन्होंने कांग्रेस के नासिर अहमद को हराया। दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर पर रहे मुस्लिम उम्मीदवारों के कुल वोट 77,000 थे, यानी जीते हुए उम्मीदवार से 2 गुने। इसी तरह पूर्वी चंपारण की ढाका सीट पर जनता दल यू, लोक जनशक्ति पार्टी और कांग्रेस ने मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे। सत्तारूढ़ जदयू के फैसल रहमान को 46,000 वोट मिले थे। राजद और लोजपा गठबंधन से चुनाव लड़े नेक मोहम्मद को 13,000 और कांग्रेस के अब्दुल हमीद अंसारी को 4,500 वोट मिले थे। इन तीनों की लड़ाई में निर्दलीय पवन जायसवाल जीत गए, उनको 48,000 वोट मिले थे। अगर तीनों मुस्लिम उम्मीदवारों को मिले वोट जोड़ दें तो आंकड़ा 63,000 पहुंच जाएगा। कटिहार में बलरामपुर एक सीट है, जहां 5 बड़ी पार्टियों के मुस्लिम उम्मीदवार थे। लोजपा, कांग्रेस और जदयू के अलावा सीपीआई, एमएल और एनसीपी ने मुस्लिम उम्मीदवार उतारा था और 5 हारे थे। इस सीट पर भी निर्दलीय उम्मीदवार दुलाल चंद गोस्वामी 3,000 वोट से जीत गए थे, उनको 48,000 वोट मिला था। दूसरे नंबर पर रहे सीपीआई एमएल के महबूब आलम को 45,000 वोट मिले थे। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है कि प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas के मेरे अकाउंट पर ट्विटर करके जाहिर करें। अब कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।